हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम जो मॉडल्स ऑफ एटम है, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो प्लम पुडिंग मॉडल था, साथ ही साथ वाटरमेलन मॉडल भी उसी को कहते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल था, बोर मॉडल ऑफ एटम, ये सब हम देख चुके थे लास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में ये पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और देन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार के अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिट में अरेंज्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। थॉमसन्स जो अपना मॉडल दिया था उसके बेसिस पे कैसे हम कह सकते हैं कि एटम एज ए होल न्यूट्रल है। तो जे थॉमसन बताए थे कि जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसका या वाटरमेलन मॉडल था कि जो बिग स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर जो ब्लैक कलर का, जैसे वाटरमेलन की अगर बात करें तो ब्लैक कलर का जो सीड उसके अंदर डिपॉजिट होता है वो इलेक्ट्रॉन था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, उन्होंने ये भी बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है, जितनी संख्या होती है वो प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव। तो इस प्रकार से एज ए होल एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया हमारा। ऑल राइट, तो ये आप लिख सकते हैं। सेकेंड है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में अगर देखें उसके अनुसार तो न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली बात है प्रोटॉन, क्योंकि तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होगा। जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए थे तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। नेक्स्ट है, ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम विथ 3 सेल। बोर मॉडल ऑफ एटम ड्रॉ करना है जिसके अंदर 3 सेल हो। तो मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। इस प्रकार से बना देंगे। ये n=1 हो गया, ये n=2 हो गया, n=3 हो गया, इसका नाम k, इसका l, इसका m। इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। फोर देखिए, व्हाट डू यू थिंक would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold। करें, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड किए थे गोल्ड के अलावा किसी और मेटल का अगर करते तो क्या ऑब्जर्वेशन होता। तो देखिए, गोल्ड का करने का कारण पीछे क्या था कि गोल्ड मना बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है, मोस्ट मेलिएबल मेटल है। ठीक है, इसका हम बहुत पतला से पतला शीट तैयार कर सकते हैं। अगर कोई और मेटल हो जो गोल्ड के जैसा ही अगर मेलिएबल हो, इतना ही ज़्यादा जिसकी मेलेबिलिटी हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से गोल्ड के स्थान पर उस मेटल को भी ले सकते हैं अगर जो इसके जैसा ही मेलिएबल हो। लेकिन ऐसा है नहीं, गोल्ड कितना मेलिएबल कोई और मेटल होता नहीं है। तो कोई और अगर मेटल लेंगे तो उसका जो सीट होगा दोस्तों, उसका इतना पतला चादर हम नहीं बना सकते हैं। तो जब वो मोटा हो जाएगा तो बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जो है ना, इसी से टकरा के वापस आ जाएगा। बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जो है बाउंस बैक हो जाएगा। तो इससे क्या लगेगा कि इससे हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि एक्चुअली उसका मास, सॉरी, न्यूक्लियस कहाँ कहाँ पर है, ये हम नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स जो हैं अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की सही जानकारी हमको नहीं मिल पाएगी, तो ये चीज़ दिक्कत हो पाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। इसी को मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखते हैं, उसका कुछ नियम है। देखिए, The distribution of electrons into different orbit of an atom was suggested by Bohr and Bury। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है, कभी भी अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग ऑर्बिट में, डिफरेंट ऑर्बिट में, एनर्जी सेल में, जो कौन दिया था, तो बोर एंड ब्यूरी। क्या क्या रूल्स है, देखिए, द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सेल। अलग अलग एनर्जी लेवल्स या सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स को हम डिपॉजिट करते हैं, अरेंज्ड करते हैं, उसके लिए कुछ नियम है। पहला नियम ध्यान रखिए, मुश्किल से 3 नियम है, बड़ा ईजी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3। हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल आर फॉलोज। मतलब किसी भी ऑर्बिट के अंदर, मान लीजिए न्यूक्लियस हमारा और ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, n बराबर 1 होगा तो इसके अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है 2n², जहाँ पर n बराबर क्या है, ऑर्बिट लेवल है। यहाँ पर n के स्थान पर 1 रख दीजिए, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन को ही अरेंज कर सकते हैं। दूसरे ऑर्बिट में तो n बराबर 2 रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8। इसी प्रकार से तीसरे में निकालेंगे तो 18 हो जाएगा, चौथे में निकालेंगे तो
32 हो जाएगा। मतलब पहले ऑर्बिट में, पहले एनर्जी लेवल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, दूसरे में 8 को, तीसरे में 18 को, और चौथे में 32 को भर सकते हैं। पहला यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। ऑलराइट दोस्तों, बड़ा ही आसान है, पहला ये ध्यान रखिए। सेकेंड देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। किसी भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं, भले ही उसकी कैपेसिटी 18 हो, 32 हो या उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन अगर वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आप पता लगे कि यही इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, तो उसमें मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन ही डालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है दोस्तों, तो वो उसको क्या करता है, स्टेबल बनाता है, उस एटम्स को स्टेबल बनाता है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम मैक्सिमम जो है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन को ही डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भले ही उसकी कैपेसिटी 18 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, और अगर n बराबर 5 लें तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 5 से 25 तो 50 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होगी। लेकिन अगर ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट होगा तो इसके अंदर मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन को ही अरेंज करेंगे। थर्ड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन्स को तब तक हम किसी सेल में नहीं डालेंगे जब तक कि उसके इनर सेल, अंदर वाला सेल पूरी तरह से भर नहीं गया हो, फिल्ड नहीं हो गया हो। दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। इसका मतलब है कि सेल को हम स्टेप वाइज मैनर में बारी बारी से भरेंगे। पहले अंदर वाले को भरिए, वो पूरा भर गया, तब उसके ऊपर जाइए, तब उसके ऊपर जाइए। मसलन आप देख सकते हैं, जैसे हमको 12 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, मान लीजिए दोस्तों हमको 12 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो हमारे पास सेल क्या क्या है, के है, एल है, एम है। तो पहले में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को ही भर सकते हैं, पहला का कैपेसिटी 2 ही होता है। कैपेसिटी लिख लेते, देखिए के का कैपेसिटी है 2, एल का कैपेसिटी है 8 और एम की कैपेसिटी कितनी है, 18 है। हम कैपेसिटी को ऊपर लिख लिए दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटी है। अब देखिए हमको 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो के का कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एल का कैपेसिटी कितना है, 8 है, तो 8 भर दिए, तो 2 8 10 हो गया, और तीसरे में 2 भर दिए, 2 ही बचा था तो 12 भर दिए। तो ये हमारा करेक्ट है। पहले में इनर वाले को भर दिए, फिर उसके ऊपर वाले को भर दिए, और तीसरे में जो बचा है वो उसको भर दिए। यहाँ से तीनों नियम फॉलो हो गया। पहला क्या नियम फॉलो हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी अलग अलग ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2n²। तो 2n² फॉर्मूला से हम सब में भर दिए। इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 होना चाहिए। 2 से कम हो सकता है, 8 से कम हो सकता है, 18 से कम हो सकता है, हम कैपेसिटी के अनुसार भर दिए। दूसरा नियम क्या था कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, जैसे ये हमारा आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, इसके अंदर हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं भर सकते हैं, तो स्वाभाविक हम 2 ही इलेक्ट्रॉन को भरें। दूसरा नियम भी यहाँ पर एकदम फुलफिल्ड है। तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम स्टेप वाइज मैनर में भरेंगे, मतलब पहले नीचे वाले को भरेंगे, फिर हम ऊपर वाले को भरेंगे। तो नीचे वाले को भर दिए, फिर ऊपर वाले को भर दिए, जो बचा फिर और हम ले गए। कोई क्या करेगा, 12 को भरने के लिए मान, कोई किसी का मन होगा कि नहीं हम पहले ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन दे, दूसरे में हम डाल देते हैं 8 और तीसरे में डाल देते हैं 4, यहाँ भी तो 12 हो गया, लेकिन गलत है। पहले का कैपेसिटी कितना है, पहले का कैपेसिटी है 2। जब तक कि अंदर वाला ऑर्बिट भरेगा नहीं, आप ऊपर नहीं भर सकते हैं। ऑलराइट, पहले नीचे वाले को भरिए, फिर ऊपर जाइए। तो ये नहीं हो सकता है, 0 8 4 12 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए अलग अलग टोटल 18 इलेक्ट्रॉन जो है आर्गन तक दिए हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स को किस प्रकार से भरा है अलग अलग ऑर्बिट में सारा सेल बना के दिखा दिया गया है आपको। ओके, आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसको लिख सकते हैं। जैसे हमको फॉस्फोरस का, ये फॉस्फोरस है दोस्तों, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। देखिए पहले में 2 भरा है, दूसरे में 8 भरा है, तीसरे में 5 भरा है, 2 8 10 5 15। पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 8 है, तीसरे वाले में 5 भरा हुआ है, 2 8 10 5 15। ठीक है, तीनों नियम को यहाँ पर फुलफिल कर रहा है। वैलेंसी के बारे में देख लेते हैं। We have learned how the electrons in an atom are arranged in different cells orbit. The electrons present in the outermost cell of an atom are known as the valence electron. हमने अभी देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन से अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिट में भरा जाता है। ठीक है, सारे नियम्स देखे। पहला नियम था कि इलेक्ट्रॉन्स को हम, जैसे मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन द एनी ऑर्बिट इज 2n², उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, उसका नाम 2n² है। दूसरा है कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तीसरा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर, जब तक कि इनर सेल नहीं भरेगा हम ऊपर वाली सेल में नहीं जा सकते। ये 3 नियम था। अब देखिए आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉस्फोरस की बात करें
2 8 10 5 15। तो ये आउटरमोस्ट सेल हो गया। आउटरमोस्ट सेल के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई पूछेगा कि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो 5 है, याद रखिएगा। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नॉन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। From the Bohr-Bory scheme, we also know that the outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 electrons. It was observed that the atoms of element completely filled with electrons in the outermost shell show little chemical activity. बोर-ब्योरी के अनुसार हम देखे थे कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिस भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उसकी केमिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब वो बहुत कम ही रिएक्टिव करता है, ना के बराबर रिएक्शन करता है। याद रखिएगा, जिसके भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी जीरो। उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है या उसी को वैलेंसी कहते हैं, वो कितना हो जाता है? जीरो। किसकी? जिसकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। याद रखिएगा। ऑफ दिस इनर्ट एलिमेंट्स the helium atom has two electrons in outermost shell and all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost shell। मतलब हीलियम के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है और सब में 8 इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है। The combining capacity of the atom of element, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell। तो the combining capacity वैलेंसी के बारे में बता रहा है कि वैलेंसी जो उसका होगा वो डिपेंड करता है कि वो या तो खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है या किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर पा रहा है। An outermost shell which has 8 electrons was said to be possess an octet। वो outermost shell जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको मानते हैं कि वो उन्होंने अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया गया है। एटम्स शुड दस रिएक्ट सो एज टू रिएक्ट अचीव एन ऑक्टेट इन द outermost shell। एटम्स इसलिए रिएक्ट करता है ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाए। दिस वाज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज़ से किया जा सकता है, शेयरिंग करने से, गेनिंग करने से या लूज करने से। या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, मेरे पास 4 है, तुम्हारे पास भी 4 है, आओ आपस में शेयर कर लेते, तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। गेन करके, किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा, किसी मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मेटल क्या होता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। किसी के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास मान लेते दोस्तों 9 इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे तो फ्लोरीन के पास 9, फ्लोरीन तो हो गया नॉन मेटल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन लेना ही पसंद करेगा। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में उसको 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इस प्रकार से अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। द मेंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड सो एज टू मेक एन ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल गिव अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। वही कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है, वही उससे हमको उसका वैलेंसी पता चल जाता है। That is the valency discussed in the previous chapter. For example, hydrogen, lithium, sodium atom contains 1 electron each in their outermost shell. Therefore, each one of them can lose 1 electron. ये सब के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। So they are said to have valency of 1। इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1 हो गया। कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12 होता है दोस्तों। तो 12 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए 2 8 10 2 12। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वैलेंसी कितना हो गया? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम 2 8 10 3 13, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। It is 2 and 3 respectively because magnesium has 2 electrons in its outermost shell and aluminum has 3 electrons in its outermost shell. If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then the valency is determined in a different way. For example, the fluorine atom has 7 electrons in the outermost shell and its valency could be 7. But it is easier for फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के लिए क्या ईजियर होगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले इंस्टीड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बेहतर होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ठीक है। इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्टेट। ऑक्टेट में से 7 इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो आएगा 1, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन ए सिमिलर मैनर। और भी कई तरीके हैं वैलेंसी को कैलकुलेट करने का। ऑक्सीजन को भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6, ठीक। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करता है? किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 हो गई। कंबाइन करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितना दे रहा है या कितना शेयर कर रहा है, वो इसी को हम वैलेंसी कह देते हैं।
व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज ए डेफिनिट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल इट्स वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज गिवन, वैलेंसी आपको टेबल में दिया हो गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये सब पढ़ लिए दोस्तों, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से अरेंज होता है ये पढ़ लिए, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें हम आइसोटोप आइसोबार वगैरह तो पढ़ ही लिए हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर आई थिंक आपको पता ही होगा। एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं एक बार बता ही देते हैं यहाँ पर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इस तरीके लिखना ही गलत है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल राइट। और उसका बाद मास नंबर क्या है, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है उसी का सम को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। जैसे अगर किसी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करके दिखाएं आपको, जैसे x 9 19, ठीक है, तो ये 9 क्या बताता है, उसके जेड को बताता है, एटॉमिक नंबर को बताता है। 19 क्या बताता है, मास नंबर को बताता है, जिसको हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितना निकालेंगे, प्रोटॉन तो हो गया हमारे पास 9, और एटम अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 9, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 19 में से 9 घटा दीजिए, प्रोटॉन मास नंबर में से प्रोटॉन को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 10, इसके अंदर न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं किसी के सिंबल को देखकर। आई थिंक कि आपको यहाँ तक अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में देखा, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा, साथ ही साथ एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में देखा, ठीक है दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।